आज हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। जो टॉपिक होगा अपना, एक होगा आरसीएम का और एक होगा एफसीएम का। एफसीएम तो आप सबको पता ही होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म्स, जो कि आप सब नॉर्मली करते ही रहते हैं। और एक होता है आरसीएम, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म्स। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि आपको आरसीएम के अंदर टैक्स जमा करना है या नहीं करना बात तो सही है। है। बट जो नॉर्मल एफसीएम होता है, पहले इसका हम डिफरेंस समझ लेते हैं। आरसीएम और एफसीएम होता क्या है। एफसीएम तो आप जो नॉर्मल जैसे किया, जैसे मान लो आपने सेल्स का बिल रेज किया, मान लो 1 लाख का, पहले जीएसटी लग गया इसके अंदर, तो नॉर्मली आप 18,000 रुपये या जो भी रेट होता है 18% के हिसाब से 18,000 हो गया, ये आप गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। कस्टमर से, कस्टमर आपको पे करता है, कस्टमर पे करता है आपको और आप गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा एफसीएम। अब आता है हमारा आरसीएम। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है रिवर्स, मतलब कुछ कुछ चीज़ है जो रिवर्स हमको करनी है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट ने कुछ सर्विस नोटिफाई कर रखी है यहाँ पे, कुछ 10 to 15 सर्विसेज है जो नोटिफाई कर रखी है गवर्नमेंट ने। इसके अंदर ऐसा होता है, जैसे सपोज करो आपने कोई फ्रेट की सर्विस ली है, फ्रेट चार्जेस, फ्रेट हो गया या कार्टेज हो गया, सर्विस आपने ली है। सपोज करो आपने, आप ए हो और ये बी है ट्रांसपोर्टर और ये सी आपका है कस्टमर। ठीक है, ये है कस्टमर। तो आपने ए से लेके सी को मटेरियल सेल किया है, आपने मटेरियल सेल किया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद तो लेके जाएंगे नहीं यहाँ मटेरियल, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टर लेना पड़ेगा। बात तो सही है। तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, आपको बिल्टी देगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, बिल्टी देगा और बी तक और सी तक ये मटेरियल पहुँचा देगा। तो इस केस में सपोज करो आपने बिल दिया इसको, ए से सी तक बिल गया आपका 1 लाख का, प्लस जीएसटी लगा दिया आपने, जो कि आया 18,000 रुपये, और टोटल अमाउंट हो गया 1,18,000 रुपये। ठीक है। अब सी ने बोला ए से कि भाई ट्रांसपोर्टर का जो भी खर्चा होगा वो भी आप बियर करोगे। तो क्या किया, बी ने क्या किया, इसको बिल दिया। तो बी ने क्या दिया, बिल दिया कितने का, 10,000 रुपये का, 10,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी इस केस में नहीं होगा क्योंकि यह रजिस्टर्ड है अंडर ट्रांसपोर्टर। इसने जो जीएसटी अपना लिया होगा वो अंडर लिया होगा ट्रांसपोर्टर में। तो अगर जीएसटी अंडर ट्रांसपोर्टर में रजिस्टर्ड होता है तो इस पे लग जाता है आरसीएम। तो ये जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, तो ये जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा कि आप इसको पे करेंगे, आप पे करेंगे बी को 10,000 रुपये, और जो अकाउंटिंग एंट्री होगी आपकी, वो आपकी हो जाएगी 10,000 रुपये का आप खर्चा बुक करेंगे टू पीएनएल अकाउंट। और जो 18 और जो 5% का रेट होगा इसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टर का आरसीएम पे, वो हो जाएगा अपना 500 रुपये। तो ये आप गवर्नमेंट को सीधा सीधा पे कर देंगे। ठीक है। बट इस केस में ऐसा होता है, जैसे कि आपने 500 रुपये तो गवर्नमेंट को पे किया, बट 500 ही रुपये का आपको आईटीसी भी मिल जाएगा सेम मंथ के अंदर, सेम मंथ में आईटीसी मिल जाएगा। जब आप जीएसटी आर 3 फाइल करेंगे तो सेम मंथ में आपको आईटीसी मिल जाएगा इसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि आरसीएम किस किस पे लगता है। मान लो आपने, आपकी कंपनी का नाम है ए बी और सी। ठीक है, आपने क्या किया, एक लीगल सर्विस ली है। किससे ली है, एडवोकेट से ली है।
ठीक है, लीगल सर्विस लिया आपने एडवोकेट से। अब जो लीगल सर्विस जो कवर होती है हमारी आरसीएम के अंदर कवर होती है। ठीक है, अब क्या किया, लीगल सर्विस लिया आपने, तो इसने क्या किया, आपको 1 लाख का बिल दिया, 1 लाख का बिल दे दिया एबीसी कंपनी को। अब आप क्या करेंगे, अब ये तो जीएसटी लगाएगा नहीं अपने ऊपर, अपनी सर्विस और जो भी बिल करेगा वो जीएसटी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये कवर हो गई आरसीएम के अंदर, और ना ही इसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर होगा तब भी नहीं लगाएगा, और नहीं है तो वैसे ही नहीं लगा सकता। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर 1 लाख के ऊपर 18% का जीएसटी लगा देंगे, क्योंकि सर्विस है और एडवोकेट की सर्विस पे 18% का जीएसटी लगता है, तो जो हो गया 1,18,000 रुपये। ठीक है, अब आप तो इसको खाली पे कर देंगे 1 लाख रुपये, इसको पे कर देंगे आप 1 लाख रुपये, और जो गवर्नमेंट को पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे 18,000 रुपये। ठीक है, और सेम मंथ में आप इसका इनपुट भी क्लेम कर लेंगे 18,000 रुपये। बट इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट को आपने 18,000 दिया तो आउटपुट आपका 18,000 आ गया, इनपुट 18 आ गया, तो नेट टैक्स हो गया आपका 0। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस केस के अंदर, क्योंकि हमको जो भी आरसीएम होता है वो हमको बाई कैश पे करना होता है। इसके अंदर हम कोई भी इनपुट का सेट ऑफ नहीं कर सकते। समझ गए? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो भी आउटपुट होगा, अगर आपका टैक्स 18,000 है तो 18,000 जमा होगा, अगर 20,000 रुपये है तो 20 जमा होगा, अगर 1 लाख रुपये है तो आपका 1 लाख जमा होगा, चाहे आपके पास कितना भी आईटीसी स्टैंड कर रहा हो। सपोज आपके पास 1 करोड़ का आईटीसी पड़ा हुआ है, बट आपका आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही है 1 लाख रुपए की, आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही है आपके पास 1 लाख रुपए की, तब भी आपको 1 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी, तब भी आपको 1 लाख की पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 1 करोड़ का आईटीसी आ रहा है तो आप इसके साथ सेट ऑफ कर देंगे। तो आरसीएम के साथ सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, आरसीएम के साथ सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये याद रखो आप, जो भी टैक्स बनेगा आपको जमा करना पड़ेगा, बट आप उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हो। जैसे आपका जब जीएसटी 3 भी फाइल करते हैं तो वहाँ पे 3.1 कॉलम होता है हमारा आउटपुट का, और 4 वाला होता है इनपुट का। तो 3.1 में तो आपने यहाँ पे दिखा दिया कि आप पे कर देंगे, ठीक है, और इनपुट के अंदर यहाँ पे आप क्लेम कर लेंगे। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए, सपोज करो कि हम्म, आपके पास 1 लाख का आईटीसी है, 1 लाख का आईटीसी आ गया, और आरसीएम आपके पास आ रहा है 5,000 का। ठीक है, और आप जो सेल्स की सप्लाई करते हो वो करते हो नील रेटेड या एग्जम्प्टेड, मीन्स आप दही बेचते हो, मिल्क बेचते हो, या कोई ऐसा फूड बेचते हो जो एग्जम्प्टेड है, जो कि एग्जम्प्टेड है। ठीक है, ऐसा फूड बेचते हो जो कि एग्जम्प्टेड है, तो इस केस में क्या करोगे आप, बताइए, इस केस में आप क्या करोगे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? नो आइडिया? ओके। हाँ, तो इस केस में करोगे आप, आपको आरसीएम पे करना ही पड़ेगा, आपको आरसीएम पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी सर्विस एग्जम्प्टेड है चाहे नहीं है। आरसीएम यू नीड टू पे आरसीएम। ओके, इस केस में आपका जो आरसीएम का अमाउंट होगा, सपोज करो 1 लाख का आरसीएम का अमाउंट है, तो वो आपका इनपुट में खड़ा होता जाएगा, इनपुट में स्टैंड होता जाएगा, वो कहीं यूटिलाइज नहीं हो सकता, वो कहीं यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो आपका मतलब देखा जाए तो ये लॉस ही हो रहा है आपको, कहीं इसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, कहीं सेट ऑफ नहीं हो सकता, बट ये हमको गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी ना कभी कभी ना कभी गवर्नमेंट आपकी डिमांड निकाल देगी, देन आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सर्विस डिफाइन कर देख लेते हैं कौन कौन सी सर्विस यहाँ पे कवर होती है हमारी। ये कुछ सर्विसेज हैं जो हमारी आरसीएम में कवर होती हैं। ये कुछ सर्विसेज हैं जो हमारी आरसीएम में कवर होती हैं। सबसे पहले अपनी है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, वही मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो गई। ये मैं ब्रीफ कर देता हूँ, आप स्टडी कर लेना। ठीक है, कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, ये हो गया सप्लाई और सर्विसेज, और ये हो गया रिसिपिएंट सर्विस। रिसिप्ट और सर्विस मतलब जो सर्विस रिसीव कर रहे हैं, सप्लायर और सर्विस का मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एडवोकेट के केस में क्या हो सकता है, एडवोकेट हो गया यहाँ पे आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज, और यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया था एबीसी, तो ये हमारी एबीसी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्ट वाला कोई है तो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पे आ जाएगी कोई कंपनी। ठीक है, कंपनी पे करेगी आरसीएम, और एडवोकेट के केस में पे करेगा एबीसी। गॉट इट। ठीक है, फर्स्ट हो गई जीटीए की सर्विसेज, इस पे आरसीएम लग जाएगा आपका। देन हो गया इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म एडवोकेट, कोई लॉयर है या एडवोकेट है, अगर वो सर्विस दे रहा है किसको, बिजनेस एंटिटी को इन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो आरसीएम लग जाएगा। कोई ट्राइब्यूनल की सर्विस दे रहा है अगर आपको, किसको दे रहा है, एंटिटी को दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को। स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है, एनी पर्सन दे रहा है, किसको दे रहा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को। तो दे रहा है, अगर किसी कंपनी को दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है, तो आपके ऊपर आरसीएम लग जाएगा, लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म को दे रहा है तो आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई सर्विस अगर दे रहे हैं, कोई पोस्ट ऑफिस की सर्विस है, तो इंश्योरेंस की सर्विस है, एजेंसी सर्विस है, तो इस पर भी आरसीएम लग जाएगा हमारा। कोई डायरेक्टर ऑफ कंपनी, अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम लग जाएगा। कोई इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है तो आरसीएम लग जाएगा। कोई रिकवरी एजेंट है जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, उस पर आरसीएम लग जाएगा। सर्विस बाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई ए वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसी कोई सर्विस दे रहा है तो भी आरसीएम लग जाएगा। सर्विस सप्लाई बाई ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाई वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई वेसल्स, वो सारा वही है, वेसल्स वाला केसेज है सारा। इन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टेरिटरी इम्पोर्टर को दे रहा है तो लग जाएगा। म्यूजिक कंपोजर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, और द लाइक, किसको सर्विस दे रहे हैं, अगर पब्लिशर को दे रहे हैं, म्यूजिक को दे रहे हैं, म्यूजिक कंपनी को दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमारा आरसीएम लग जाएगा। रेडियो टैक्सी और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अगर कोई पर्सन ये सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है, एनी पर्सन बाई ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लोकेटेड टैक्स मीन्स ओला हो गया, उबर हो गया, कोई पर्सन को सर्विस दे रहा है तो ये लोग आरसीएम जमा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सर्विस है जो हमने डिस्कस करी है, और इस केस में अभी हम जो कुछ टाइम पहले अमेंडमेंट हुई थी, जो आया था रेंटल के ऊपर। मीन्स अगर कोई कंपनी, चाहे वो रेसिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, अगर कोई प्रीमिसेस रेंट पे लेती है, प्रीमिसेस कोई रेंट पे लेती है, बट उसका ओनर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आरसीएम आपको पे करना पड़ेगा, चाहे वो रेसिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है। सपोज करो मिस्टर राम ओनर है, ठीक है, और ये कंपनी है एबीसी, ये एबीसी कंपनी है, तो एबीसी ने क्या कर रखा है, राम की फैक्ट्री है दिल्ली में, तो एबीसी ने क्या किया है, अपनी फैक्ट्री ले रखी है दिल्ली में, बट ये रजिस्टर्ड नहीं है, जो ये राम है वो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी।
तो क्या करेगा, और 1 लाख का रेंट चार्ज करता है, ये 1 लाख का रेंट चार्ज करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 लाख का रेंट चार्ज किया है तो 12, इसकी एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, 12 लाख की, जो कि जीएसटी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी के लिए अप्लीकेबल होती है 20 लाख की सर्विस। ये हम आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस किस केस में जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है और किस किस केस में आप नहीं ले सकते। ये हम आगे वीडियो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एबीसी ने क्या किया, 1 लाख का इसको रेंट पे किया पर मंथ का। ठीक है, पहले नहीं होता था लेकिन अभी अमेंडमेंट आ गई जीएसटी के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख के ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम, चाहे वो रेसिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को आरसीएम और एफसीएम का कॉन्सेप्ट जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। एफसीएम तो नॉर्मली आप करते रहते हैं, बट जो मेन गलती होती है अकाउंटेंट से वो आरसीएम में ही होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उसके ऊपर आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा। अगर पता भी होता है तब भी वो गलती कर देते हैं और उसके ऊपर आरसीएम पे नहीं करते, क्योंकि अभी तो हम लोग सेव हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उस केस में क्या होगा कि हम यहाँ पे खर्चे दिखेंगे। जब हमारी मान लो कोई केस लगता है जीएसटी के अंदर, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सेल्स आ रही होगी, यहाँ परचेज आ रही होगी, यहाँ कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, लीगल एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, और रेंट एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, कन्वेंस आ रहे होंगे। तो क्या करेंगे डिपार्टमेंट वाले करेंगे, वही ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेके आओ अपना, रेंट का खर्चा लेके आओ अपना, कन्वेंस का खर्चा लेके आओ अपना। कन्वेंस पे तो आरसीएम लगेगा नहीं तो माफ़ हो जाएगा। रेंट का खर्चा लेके आओ, ठीक है, लेके आ गए। लीगल का खर्चा लेके आओ। तो एक एक बिल को वेरीफाई करेंगे वो लोग। मान लो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका 10 लाख का है, तो 10 लाख पे वैसे आपको आरसीएम जमा करना चाहिए था। वो चेक करेंगे कि आपने आरसीएम जमा करा या नहीं करा है। लीगल का खर्चा लेके आ जाओ, वही लीगल का 1 लाख का बिल था, इसके ऊपर आपने 18% जीएसटी जमा करा है नहीं करा। ठीक है, नहीं करा, वही 18 की डिमांड हो गई आपकी। ठीक है, और 10 लाख पे 5 हो गया, 10 लाख का 5,000 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और ट्रांसपोर्ट का हो गया, लीगल का हो गया, रेंटल मान लो आपने दे रखा है 5 लाख का, 5 लाख पे 18%, 90,000 रुपये। भैया ये लाओ, ये बोल देगा ये सब डिमांड जमा कराओ, इसके ऊपर प्लस इंटरेस्ट जमा कराओ और इसके ऊपर प्लस पेनल्टी जमा कराओ। तो जब भी आप जैसे रिटर्न फाइल करते हो अपने क्लाइंट्स की, तो आप ध्यान रखो कि कोई ऐसी सर्विस तो नहीं है कि क्लाइंट अवेल कर रहा है बट उसके ऊपर हम आरसीएम की पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में आपके क्लाइंट को ऐसे नोटिस का सामना करना पड़े। उससे अभी आप प्रिपेयर होके चलिए कि आप अपनी आरसीएम की लाइबिलिटी जो भी है आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब मार्च का टाइम है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप आरसीएम की जितनी भी लाइबिलिटी हैं अप्रैल से लेके मार्च अपनी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट पूरी प्रिपेयर कीजिए और उसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस आ रहे होंगे आपके वो चेक कीजिए। कहीं आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी तो नहीं आ रही किसी के अंदर। अगर आ रही है तो उसकी पूरी एक समरी बनाइए, अप्रैल से लेके मार्च तक पूरी समरी बनाइए उसकी एक। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हो, सपोज करो मान लो आपका ट्रांसपोर्ट का आ रहा हो या रेंट का आ रहा हो, रेंट कॉमन एक्सपेंसेस होता है, ट्रांसपोर्ट कॉमन एक्सपेंसेस होता है, ऑलमोस्ट सारी कंपनी में मिल जाते हैं। तो रेंट का पूरा देखो अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो सपोज करो 1 लाख का आपने रेंट दिखाया हुआ है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, बट आपने इसके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आपने अभी पे नहीं करी है। तो क्या करो, मार्च की जो 3 भी जाएगी या फरवरी महीने की 3 भी जाएगी, तो उसके अंदर आप 1 लाख के ऊपर जो भी आपका जीएसटी बनता है 18,000 रुपये, वो आप पे कर दो और उस टाइम उसका इनपुट भी क्लेम कर लो। क्योंकि आने वाले टाइम में जब इसका टाइम लैप्स हो जाएगा तो आप इनपुट क्लेम नहीं कर पाओगे, बट आपको पे करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपका जो कॉन्सेप्ट है आरसीएम के रिगार्डिंग वो अब क्लियर हो गया होगा। अब मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम आई है आप लोगों को। बट अब अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम आती है आपको या कहीं दिक्कत आती है, कोई क्वेरी अगर आती है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उस वीडियो में वो टॉपिक कवर करूँगा
और आने वाले टॉपिक भी इसी के रिगार्डिंग होंगे, जीएसटी के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंट्स वीडियोस के अंदर। और अगर कोई आपको टॉपिक की नीड है, जिस सेक्शन में या किसी टॉपिक में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो या समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं आपको उस टॉपिक को उसको एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको उस सेक्शन की जो भी क्लैरिटी है वो आपको क्लियर हो जाए, जिससे कि आप इन फ्यूचर में कोई गलती नहीं करें। तो मैं आशा करूँगा कि आप जो भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे अपने क्लाइंट्स की, और जो भी आप जीएसटी फाइल करेंगे, उसमें आप आरसीएम के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं उसका आप ध्यान रखेंगे, और गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। उससे ये होगा कि आपके क्लाइंट भी आपको नहीं बोल सकते कि भाई नोटिस क्यों आ गया और कैसे आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।